नमस्कार दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट रचित लिखित यह पाठ बातचीत आज हम लोगों के सामने है और हम लोग आज इस पर टिप्पणी करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बातचीत अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कन्वर्सेशन। तो हम सभी जानते हैं कि बातचीत करना मनुष्य के अंदर एक कुशलता है। अगर बातचीत करने में कोई व्यक्ति माहिर है तो जीवन में उसकी सफलता निश्चित रहती है, सरल हो जाती है। अगर कोई आदमी बातचीत करने में कमज़ोर है तो उसकी सफलता संदिग्ध होती है। तो बातचीत करना एक कला है, एक कुशलता है। शिक्षक प्रशिक्षण के कोर्स में पढ़ाई जाती है कि भाषा के 4 सोपान हैं, भाषा की 4 कुशलताएं हैं। उनमें है सुबोपल्ली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें बोलना एक है। तो बोलने के बाद व्यक्ति बातचीत करता है। तो आज हम लोग महान लेखक, महान आलोचक श्रीमान बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखित यह निबंध बातचीत को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि चैप्टर में क्या है, पाठ में क्या है। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें वाक शक्ति भी एक है। मनुष्य को प्रकृति ने बहुत सारी शक्तियां दी हैं। वाक शक्ति मतलब बोलने की कला, बोलने का पावर, बोलने की शक्ति उनमें से एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। लेखक महोदय ने कल्पना किया कि मान लीजिए कि अगर ऐसा होता कि मनुष्य बोल नहीं पाता, बोलना नहीं उसको आता, तो क्या होता, कैसी होती ये दुनिया। तो सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। मनुष्य बोलता है तो बातचीत भी करता है और स्पीच भी देता है। स्पीच देता है, व्याख्यान देता है, एक्सप्लेनेशन देता है। तो ये मनुष्य 2 कार्य करता है वाक शक्ति के द्वारा। वो पहला करता है, स्पीच देता है और बातचीत भी करता है। ये दोनों 2 अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। स्पीच देना, वक्तृता देना और बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना, ये दोनों अलग अलग हैं। इन्हें समझने की ज़रूरत है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच और बातचीत में क्या क्या अंतर है, अब हमारे लेखक महोदय उसको हाईलाइट करने जा रहे हैं। तो बातचीत का ढंग ही निराला है, मतलब बिल्कुल अलग है। बातचीत में वक्ता को नाज नखड़ा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर, पुलपिट मतलब मंच, स्टेज जहाँ से बोलते हैं लोग, भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्याहवाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावें। और शुरुआती जो स्पीच के पहले जो संबोधन होता है उसे लेखक ने यहाँ पुण्याहवाचन या नंदी पाठ कहा। तो शुभ कार्य में हम लोग पहले जो बोलते हैं पुण्याहवाचन करते हैं, आनंदी पाठ करते हैं। उस तरह से स्पीच देने वाले भी संबोधन के तौर पर इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावें और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करें और तब जाकर के स्पीच आरंभ होता है। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो।
तो स्पीच देने वाला आदमी ऐसी पंक्तियों का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि लोगों को गुदगुदी हो, अच्छा लगे और लोग करतल ध्वनि से उसका स्वागत करें। क्लैपिंग हो तो बोलने वाले को अच्छा लगता है। ये स्पीच में होता है। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। बातचीत में दो आदमी आपस में बातचीत करते हैं। इसमें कोई क्लैपिंग नहीं करता है, कोई ताली नहीं बजाता है। एक दूसरे से लोग आराम से बात करते हैं, तो इसे कहते हैं बातचीत करना। तो कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़ते हैं। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो, धक्के खाती फिरती है। स्पीच देने में जो संजीदगी रहती है बोलने वाले की, वो बातचीत में नहीं रहती है। बातचीत सामान्य स्तर की होती है, उसमें इमोशन बहुत नहीं होता है, सीधे अर्थ का आदान प्रदान होता है, शब्दों का आदान प्रदान होता है। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। मवाद या धुआं, घाव में मवाद रहता है और आग के पीछे चूल्हा में धुआं भरा रहता है, तो वो बाहर निकलता है। उसी तरह से जब आदमी बातचीत करता है तो मन की जो भावनाएं हैं वो बाहर आती हैं, बिल्कुल मवाद और धुआं की तरह। बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। आदमी का मन उसके बाद हल्का हो जाता है और आदमी परमानंद की अनुभूति करता है। बात मतलब अच्छे लोगों से अगर आप बातचीत कर लें, दिल की बात किसी को बता दें, बातचीत खुल करके हो जाए तो झगड़े का भी समाधान हो जाता है। दिल की बात, दिल की भड़ास बाहर निकल जाती है। तो बातचीत करने के ये फ़ायदे हैं। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। वह दिन भर बातें ही करते रहते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो के विषय में कहावत है कि 16 वर्षों तक उसने मनुष्य का मुख तक नहीं देखा। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। मनुष्य की वाक शक्ति में दूसरे को लुभा लेने की, मोहित कर लेने की, आकर्षित कर लेने की ताकत होती है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, उनसे एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। वह आभ्यंतरिक भाव एक दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही संभव हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। श्रीमान बेन जॉनसन अंग्रेजी साहित्य के महान साहित्यकार, इन्होंने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य की भीतरी रूप का दर्शन होता है। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने इस बात का समर्थन किया कि बोलने से मनुष्य क्या है भीतर से वह पता चलता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर कहाँ तक रखी जा सकती है? वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ने न समझ ली जाए। तो ये 2 आदमी या उससे ज़्यादा बातचीत में शामिल हों तो वो जमात और मीटिंग से अलग है ये बातचीत। तो एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ
कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह दो की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो जाते हैं हो या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जैसे ही तीसरा आदमी आएगा, दो आदमी अपने दिल की बात को बंद कर देगा और उस तीसरे व्यक्ति को लोग मूर्ख बनाने लगता है, झूठ मूठ का बहाना बनाने लगते हैं कि ये बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे। तो एडिसन महोदय ने कहा कि बातचीत सही माने में आपको दो आदमी के बीच में ही संभव है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन आस पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे। एक शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बात में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। यहाँ पर श्रीमान बालकृष्ण भट्ट जी यहाँ पर ये वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है, कैसे शरीर की ऊर्जा तरंगें बगल में बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जाती हैं। तो अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। अब 3 आदमी आपस में बातचीत करेंगे तो क्या होगा, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं, 3 हृदय हैं। 3 इंसान बैठ के बात कर रहे हैं तो 3 हृदय हुए, 3 चित्त हुए, 3 कोण हो गए। और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसारण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हो गई। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। अंगूठी में नग की तरह 3 आदमी के अंदर की गई बातचीत हो जाती है। अंगूठी ऊपर नग है, वो बातचीत है 3 आदमी के बीच में। तो उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। बेतकल्लुफी मतलब लापरवाह। जब 3 से ज़्यादा लोग बात करते हैं तो कोई आदमी लापरवाह नहीं रहता है, सभी सावधान हो जाते हैं। खुल के बातें ना होंगी तब बातचीत खुल के नहीं होंगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमूवल कहलाएगी। राम रमूवल मतलब कैसा है, क्या हाल है, राम राम भाई जी, ये मतलब दिल की बात नहीं होगी। उसे हम संलाप नहीं कह सकते, उसे हम वार्तालाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य, प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। ये बुजुर्ग लोग, बुढ़े लोग क्या बातचीत करते हैं, इस पर यह कहा गया। उसके बाद पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल, स्पेंसर जी पर नाचा करेंगे। व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वह अंग्रेजी के विद्वानों का नाम लेगा, तो जैसे शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर तो जी पर नाचा करेंगे, मतलब इनके विषय में जानकारी उसको अच्छी होगी तो सामने वाला आदमी समझेगा कि पढ़ा लिखा आदमी है। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नस्त। हम चुनी दिगरे नस्त मतलब एको हम द्वितीय नास्ती, मेरे जैसा कोई नहीं। आदमी कभी कभी अपने को सबसे होशियार समझता है, तो इसी के लिए ये कहावत है, हम चुनी दिगरे नस्त मतलब एको हम द्वितीयो नास्ती, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। अक्खड़पन की चर्चा छेड़ेंगे, वे अपनी बात पर जम जाएंगे। हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। जब 2 हम सहेलियाँ आपस में बात करती हैं तो उनकी बातचीत का मज़ा ही कुछ और है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। उनकी बातचीत में रस रहता है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। जिनको ऐसा मिला है 2 सहेलियों की बात सुनने का,
उनको उन्हीं से पूछिए, वो बताएंगे कितनी स्वादिष्ट उनकी बातें होती हैं, सुमधुर होती हैं। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रम रसरा छेड़ बैठेंगी। बिरादराने की पड़ोसी की बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी। ये दो बूढ़ी महिलाएं कभी कभी बात करते करते आपस में लड़ने झगड़ने भी लगती हैं। लड़कों की बातचीत के विषय में देखिए, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत कथोप का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। ये लड़के बातचीत करते हैं तो अपने शिक्षकों की या तो तारीफ करेंगे या शिकायत करेंगे, सहपाठियों के गुण अवगुण के विषय में बात करेंगे। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। कोई लड़का अगर पढ़ने में तेज है तो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझेगा। सुस्त और बोधा मतलब मूर्ख हुआ लड़का पिछड़ा है पढ़ाई में तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। कमज़ोर बच्चा जो पढ़ने में है स्कूल के सारे लोगों को अपना शिष्य नहीं गुरु मानता है। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बात, ये बातचीत की किस्में हैं। कितने प्रकार की बात होती है? राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई मतलब बरतुहई जो होता है, अगुवाई, शादी ब्याह में बिचवई की भूमिका होती है, होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने मतलब जहाँ नशा करने वाले लोग रहते हैं, गांजा भांग खाने पीने वाले लोग, चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। इसका मतलब है कि बातचीत करने के अनेक प्रकार और ढंग होते हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। पश्चिम के लोग, यूरोप के लोग बातचीत करने में मास्टर माने जाते हैं, कुशल माने जाते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। वहाँ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का महत्व बहुत है, स्पीच और लेख से उनको आगे का महत्व दिया जाता है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। वो पूर्ण शोभा कहाँ रहती है? तो काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। मतलब काव्य कला से प्रवीण लैस जो व्यक्ति है, विद्वान मंडली है वैसी कोई, तो उसमें जब बातचीत होती है, कन्वर्सेशन, तो सुनने के लायक होती है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो बड़ी चतुराई भरी बातें होती हैं, और इसे ही हम लोग कहते हैं सुहृद गोष्ठी। ऐसी गोष्ठी जिसमें अच्छे हृदय की बात होती है। पढ़े लिखे विद्वान लोग सच संवर कर, सोच समझकर बातचीत करते हैं। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बड़कते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। ये पढ़े लिखे लोग जब बातचीत करते हैं तो बातचीत में अहंकार की झलक नहीं होती, बातचीत में पंडिताई की झलक नहीं होती, वे सीधे सहज भाव से अपनी बात कहते हैं। तो ये अच्छी बातचीत का तरीका माना जाता है। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, हमारे आधुनिक पंडित बहुत ज्ञानी लोग होते हैं जिनकी बातें बड़ी शुष्क होती हैं, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। उन लोगों को इस समझ में ये बात नहीं आवेगी। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस गाँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। कभी कभी हमारे शुष्क पंडित लोग आपस में मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की तरह झपटा झपटी करने लगते हैं, अपनी बात जोर जोर से बोलने लगते हैं। तो ये अपने आप को सही साबित करने के लिए वे लोग अनाप शनाप तर्क देते हैं। तो वहाँ पर
गुस्से का माहौल हो जाता है, जोर जोर से आवाज़ें आने लगती हैं। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। वहाँ लोग एक दूसरे को नीचा साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। बड़ी बड़ी कंपनियों के कुछ इतिहास ऐसे मिलते हैं कि कुछ दोस्त आपस में बैठ के बातचीत शुरू किए और अंत में उन लोगों ने निर्णय लिया और कंपनी की स्थापना कर दी और आज वो कंपनी बहुत मशहूर हो गई। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी। 25 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं उनकी बातें सारगर्भित होती हैं। उनमें कुछ रहस्य हो सकता है, कुछ अर्थ होता है, कुछ तर्क होता है। लेकिन उससे कम उम्र के लोगों की बातें प्रायः हल्की फुल्की बातें होती हैं। अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में अनुभव होगा, 25 से ऊपर वाले में दूरंदेशी होगा, कुछ भविष्य का अनुमान लगाएंगे। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी बढ़ी चढ़ी है। और 25 साल के से नीचे के लोग जब आपस में बात करते हैं तो उनकी बातचीत में ताजगी होती है, मिठास रहती है। सुनने बात वाले को एहसास होता है ऊर्जा का। इसीलिए उम्र दराज लोग जो होते हैं वो बहुत कम उम्र के लोगों से बातचीत करते हैं, दोस्ती करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास में ऊर्जा होती है जो स्फूर्तिदायक होती है, जो जीवन को खुशनुमा बनाती है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। फरीक मतलब दूसरा पार्टी। इसमें बातचीत में दूसरे पार्टी की आवश्यकता है, दूसरे फरीक की आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है। या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें, या तो हम जाएं किसी से बात करने या कोई हमसे बात करने आवे। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती। रसाभास, रस भरी बातें भी होने लगती हैं कभी कभी, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारें उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। और ये देखिए, ये कितनी बड़ी बात बालकृष्ण भट्ट जी बोल रहे हैं कि बिना बुलाए कहीं जाएंगे तो अनादर है, अनादर का मूल है, वहाँ पर अनादर होने की गुंजाइश रहती है। भले ही हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो है, देवता मानकर उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन वस्तुस्थिति ये है, यही तो बालकृष्ण भट्ट का साहित्य है कि ये व्यवहारिकता को हाईलाइट करते हैं। व्यवहारिकता, रियलिटी क्या है, होना चाहिए वैसा, अतिथि देवो भव। लेकिन सच्चाई ये है, ये मनुष्य जब बिना बुलाए कहीं जाता है तो हो सकता है कि उसकी बेइज्जती भी हो। जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें। अब ये सबसे ऊपर की बात हो रही है। मनुष्य को अपने अंदर वह ताकत पैदा करनी चाहिए जिससे हम मन ही मन अपने से ही बात कर सकें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिदिन नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। मनुष्य के अंदर ही सब कुछ है। वह संसार में जो होता है, गलत सही, सब मनुष्य के अंदर भी होता है। हमारे अंदर भी द्वंद्व होता है, अच्छे बुरे विचार आते हैं, तो हमें अच्छे बुरे, जो हमारे अंदर अच्छाई है, जो बुराई है, दोनों में बातचीत करवानी चाहिए। हमें खुद शांत बैठकर अपने अंदर की कमी को सोचना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। जिसमें जैसी चाहो सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। अपने हृदय को समझिए और आपको लग जाएगा कि आपके अंदर अच्छे विचार ज़्यादा हैं या बुरे विचार ज़्यादा हैं। और जी एक ऐसा चमनिस्तान है, जी मतलब हृदय,
आदमी का मन चमन स्थान है। चमन मतलब जहाँ फूल खिले होते हैं, वह बाग जहाँ हमेशा फूल खिले हों उसे बोलते हैं चमन स्थान। तो मन, कहावत है कि मन का लड्डू खाइए गोब गोब, मतलब मन का लड्डू, मतलब माँ आँख मूंदिए, मन वो चीज़ है कि बस मन वो फैक्टर है, जो सोचिए वो सोच लीजिए, जो मन में आवे आँख बंद कीजिए। तो लाल किला देख रहे हैं, तो आपको जो भी सोचना हो मन से सोच सकते हो, सोचने पर किसी का रोक नहीं है। तो ये चमन स्थान है मन, हृदय, जिसमें हर किस्म के बेल खिले हुए हैं, उसमें हर तरह के फूल खिले हैं। ऐसे चमन स्थान की सर में क्या कम दिल बहलाव है। तो ऐसा चमन स्थान मनुष्य के अंदर है, क्या कम दिल बहलाव का साधन है। जो आप बाहरी लोगों से बात करने जाएंगे, आप अपने अंदर से बात करें, खुद से बात करें, तो आप खुद का मित्र बने। यही तो सबसे बड़ी मित्रता है, सबसे बड़ी बातचीत है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इस 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, बरसों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सकें, तो मानो अहो भाग्य। ये बहुत बड़ी कला है। मनुष्य जब अपने आप को नियंत्रित कर लेता है, जब मनुष्य इतना ताकतवर हो जाता है कि उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हो जाता है, तो मेरे दोस्तों वह महामानव बन जाता है। और बातचीत करके हम बाहरी को प्रभाव करते हैं, अगर प्रभावित करते हैं, अगर हम खुद से बात करने का प्रयास करें, खुद से बात करें, तो अपने जीवन को उन्नत बनाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। तो अंत में ये बालकृष्ण भट्ट जी बता रहे हैं कि अगर आप खुद से बात करोगे तो सबसे बेहतर पार्टनर, बेहतर दोस्त आप खुद ही हो। अगर आप खुद की कदर खुद नहीं करोगे तो दूसरा कोई आपकी कदर करने वाला नहीं है। तो बातचीत करने का सबसे बेहतर तरीका है, सबसे बेहतर साथी आपका है, वो आप खुद हो। तो आँख मूंदिए, ध्यान लगाकर बैठिए और सोचिए अपने भीतर क्या आप में कमी है, क्या आपने खोया, क्या आपने पाया। थोड़ी भी एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। आप कभी कभी बोलते हो तो बिना काम के बोलने से झगड़े भी होते हैं। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा सदा ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, सदा स्वचालित चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। शक्ति से ही मनुष्य शक्तिशाली बनता है, शक्तिशाली की पूजा होती है। परमार्थ कथन करने का साधन भी शक्ति है। ताकत नहीं है तो आप दूसरों की सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर आप में ताकत नहीं है तो आप खुद की नहीं कर पाएंगे, किसी और का भी नहीं कर पाएंगे। तो शक्ति चाहिए। शक्ति आती है कम बोलने से। ज़्यादा बोलना भी सही है तो कम बोलना भी सही है। कम बोलने वाले लोग साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं। तो बिना काम के बकवास करने से अच्छा है कि आप चुप रहें। चुप रहना भी एक कला है, वह भी बातचीत का एक तरीका है। तो चुप रहकर भी आप सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि जहाँ बोलने से बात नहीं बनती वहाँ चुप रहने से बन सकती है। तो मेरे दोस्तों, बातचीत करने की कला में, उसके तरीकों में एक तरीका यह भी है कि मौन धारण किया जाए। बहुत अवसर पर, बहुत जगह पर आपको लगेगा कि मौन रहना भी श्रेष्ठ बातचीत का तरीका है। तो ये मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया, बातचीत, ये निबंध है। मुझे लगता है कि मैंने आपको अर्थ बता दिया, आप समझ गए होंगे और मुझे खुशी है कि आपने इस वीडियो को देखा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।